सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज के वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस महात्मा गांधी, बेसिकली मोहनदास करमचंद गांधी जिनका नाम है। पिछले 10-12 सालों में जब से हमारे देश में व्हाट्सएप विश्वविद्यालय एकदम पीक पे पहुंचा है, एकदम चल रहा है, बहुत सारे ग्रेजुएट्स निकले हैं वहाँ से, सबसे ज़्यादा बदनाम अगर कोई व्यक्ति हुआ है ना तो वो महात्मा गांधी हैं। ऐसे ऐसे मैसेजेस उनके बारे में आते हैं, ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जिनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता किसी फैक्ट से। क्रिटिसिज्म होना चाहिए, सबका क्रिटिसिज्म होना चाहिए, लेकिन वो हेल्थी होना चाहिए और वो रेशनल ग्राउंड्स पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को सिर्फ इसलिए बदनाम कर रहे हो ताकि तुम्हें कुछ पॉलिटिकल फ़ायदा मिल सके या फिर सोशल लेवल पे फ़ायदा मिल सके। और गांधी के केस में तो ये सबसे सोचने वाली बात है कि गांधी अगर मोहम्मद अली जिन्ना किसी व्यक्ति से घबराते थे तो वो सिर्फ महात्मा गांधी से घबराते थे कि अगर ये अड़ गया अपनी बात पे तो ये पीछे नहीं हटेगा, ठीक है। लेकिन हम सबसे ज़्यादा गाली पार्टीशन के नाम पे महात्मा गांधी को देते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस की है, अभी कुछ दिनों पहले मैंने सोचा इस चीज़ को लेके, जो गांधी के विरोधी हैं वो गांधी के विरोधी हैं, अर्थात गांधी के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके भी विरोधी ही होंगे, चाहे वो अहिंसा को लेके हो चाहे वो सत्य को लेके हो, तो वो ज़्यादा उछलते हैं क्योंकि वो इन चीज़ों को फेवर नहीं करते। जो गांधी के सपोर्टर्स हैं वो, अगर वो गांधी के सच्चे सपोर्टर्स हैं तो वो लड़ाई झगड़ा करेंगे ही नहीं इस बात पे। तो जो सोसाइटी में ट्रेंड आया है ना गांधी को गाली देने का, वो पहले भी थे उतने ही विरोधी, आज भी हैं, और जो सपोर्टर्स हैं वो तब भी थे आज भी हैं, लेकिन वो शांत स्वभाव के हैं। जैसे गांधी थे वैसे ही उनके सपोर्टर्स हैं। गांधी को पढ़ने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति हिंसात्मक गतिविधियां कर रहा है, ठीक है, सत्य से भाग रहा है, तो फिर वो काहे का गांधी का सपोर्टर है, या फिर वो क्रोधित होकर कुछ करने जा रहा है, या फिर किसी को सुना रहा है कि नहीं तुमने गाली कैसे दी गांधी को, तुमने गांधी के बारे में गलत कैसे बोला, तो फिर वो गांधी का सपोर्टर नहीं हुआ ना। तो वही है, गांधी की छवि को गिराने की कोशिश की जाती है लेकिन नहीं गिरा पाएंगे। गांधी भारत की आत्मा में बसते हैं। जो अहिंसा है वो भारत की आत्मा में है। गांधी पहले व्यक्ति नहीं थे जिसने अहिंसा के बारे में बात की, उनसे पहले बुद्ध, महावीर ऑलरेडी इन चीज़ों के बारे में बहुत बात कर चुके थे। पर ठीक है, अब लेट्स स्टार्ट, छोड़ते हैं इस डिस्कशन को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के। मोहनदास करमचंद गांधी 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ। इनकी लाइफ के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे वरना वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ। अंबेडकर जी के ऊपर जो वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन नहीं किया था, इनके बारे में भी नहीं करेंगे। और ये बेसिकली ऐसे फिगर्स हैं जिनकी लाइफ के बारे में लोगों को पता होता है जनरली, ठीक है। इनसे शुरू करते हैं। गांधी पे इन्फ्लुएंस किस किस का था, गांधी किन किन चीज़ों से प्रभावित थे। गांधी पैदा हुए घर में उनकी जो माता जी थी उन पर वैष्णविज्म का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। तो जो धार्मिकता गांधी के अंदर आपको दिखती है, चाहे वो राम राज्य के कंसेप्ट में हो, चाहे वो सत्य को लेके हो, चाहे वो अहिंसा को लेके हो, वो उनको उनकी माताश्री से मिली है। जितनी मतलब जैनिज्म, वैष्णविज्म, गीता का प्रभाव जो गांधी के ऊपर है, दैट इज बिकॉज ऑफ हिज मदर ओनली, ठीक है। इसके अलावा गांधी के ऊपर जीसस का भी प्रभाव था। जीसस और क्रिश्चियनिटी के जितने भी आइडल्स हैं उन्होंने गांधी को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। एक व्यक्ति थे रस्किन, उनकी एक बुक है अनटू हिज लास्ट, इससे गांधी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। इसमें बेसिकली वो 3 चीज़ों को फेवर करते हैं रस्किन्स, और गांधी उनसे एग्री करते हैं फुल्ली। पहली चीज़, वेलफेयर ऑफ ऑल कंटेन्स वेलफेयर ऑफ वन। मतलब अगर कोई ऐसी चीज़ है जिससे सबकी भलाई हो रही है तो उससे प्रत्येक व्यक्ति की भी भलाई हो रही है, अर्थात इसका विपरीत भी है। अगर किसी एक की भलाई हो रही है तो सबकी ही भलाई हो रही है उस चीज़ से। कोई भी पॉलिसी या कुछ भी डिसीजन है, कोई भी ऐसा टास्क है जिससे ऐसा कुछ हो रहा है, वेलफेयर ऑफ ऑल कंटेन्स द वेलफेयर ऑफ वन। मतलब हम ऐसा सोचते हैं कि इस चीज़ से तो सिर्फ समाज को फ़ायदा मिलेगा, हमारा पर्सनल क्या फ़ायदा है, नहीं। अगर समाज का, अगर सबका उस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है तो आपका भी फ़ायदा उसमें निहित है, उसमें छुपा हुआ है। दूसरी चीज़, दूसरा कंसेप्ट है लेबर और लॉयर को लेके। रस्किन का मानना है कि जो लॉयर हैं और जो लेबर्स हैं, मजदूर है और वकील बेसिकली सिंबल है एलीट क्लास का, कि ये जो दोनों काम कर रहे हैं, काम दोनों बराबर हैं, दोनों को रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, दोनों को सेम पेमेंट मिलनी चाहिए।
और ये बात ठीक भी है, दोनों काम ही कर रहे हैं अपनी अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए अलग अलग, जिसके पास जितनी स्किल्स हैं ही इज़ वर्किंग लाइक दैट। मतलब कहने का अर्थ है कि लेबर को डिसरिस्पेक्ट नहीं मिलनी चाहिए। तीसरा जो प्रिंसिपल है दैट इज ब्रेड लेबर थ्योरी। इसमें बेसिकली फेवर करते हैं पीजेंट एंड लेबर। किसान और मजदूर की जो जिंदगी है वही सत्य जिंदगी है। रस्किन बेसिकली अर्बनाइजेशन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, शहरीकरण को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये गलत है, ये पर्यावरण के लिए गलत है, ये व्यक्तिगत तौर पे बहुत गलत चीज़ें हैं। तो ये जो 3 चीज़ें हैं उनसे गांधी जी बहुत प्रभावित हुए थे। इसके अलावा हेनरी डेविड थ्योरियो से भी ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। ठीक है, इनका कंसेप्ट है, थ्योरियो बेसिकली मानते हैं कि स्टेट इज नेसेसरी इविल, मतलब जो राज्य है वो राक्षस के मतलब जरूरी राक्षस की तरह है, कि आवश्यक है राज्य का होना, आवश्यक राक्षस है एक राज्य। तो गांधी जी भी इस बात से प्रभावित थे। और थ्योरी की एक और कंसेप्ट है कि जो सबसे सही, सबसे अच्छा राज्य वो होता है जो सबसे कम गवर्न करता है। द स्टेट विच इज बेस्ट गवर्न्स द लीस्ट, मतलब सबसे कम गवर्न करता है। लोग अपने कॉन्शियसनेस के थ्रू काम करें, अपने रीजन के बिहाफ पे काम करें। दैट वाज द थ्योरी ऑफ हेनरी डेविड थ्योरियो। इससे गांधी जी भी प्रभावित थे। उनका भी मानना था कि स्टेट शुड गवर्न द लीस्ट। अभी हम जब बात करेंगे ना स्वराज की, तो उसमें कंसेप्ट ये डिटेल में समझेंगे, जब गांधी जी की जो पॉलिटिकल थिंकिंग है कि राज्य कैसा होना चाहिए उसमें इंप्रेशन दिखेगा। इसके अलावा इस व्यक्ति से तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे, टॉल्स्टॉय। द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, इनकी बुक का नाम है टॉल्स्टॉय की। गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में जो फार्म खोला था उसका नाम भी उन्होंने टॉल्स्टॉय के नाम पर रखा था, जो सत्याग्रह के लिए कुछ तो खोला था, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नेम। ठीक है, टॉल्स्टॉय का मानना था कि गॉड इज विद इन यू। इसीलिए गांधी जी, एक ना आप लोग सबने एक बात जरूर सुनी होगी, पाप से घृणा करो पापी से नहीं, जो गांधी जी का वक्तव्य था। गांधी जी का मानना था कि कोई अगर व्यक्ति ने कोई पाप किया है तो पाप से तो यू शुड हेट, उसका हृदय परिवर्तन किया जा सकता है पापी का। तो ये जो बात जो आई है ना, ये टॉल्स्टॉय से ही आई है, गांधी जी ने वहीं से सीखी है ये चीज़। इसके बाद जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, वेस्टर्न पश्चिमी सभ्यता जो है, जो उनके रहने का तौर तरीका है, जो ढंग है, गांधी जी उसके बहुत खिलाफ रहे हैं हमेशा से, बहुत क्रिटिसाइज किया है। तो 2 राइटर्स हैं, मैक्स नार्डो एंड एडवर्ड कारपेंटर, इन्होंने वेस्टर्न सिविलाइजेशन को बहुत क्रिटिसाइज किया है। तो इन दोनों का प्रभाव गांधी के ऊपर बहुत था। तो ये तो थे इन्फ्लुएंसेस, हमने जैनिज्म का इन्फ्लुएंस, वैष्णविज्म का इन्फ्लुएंस, गीता का इन्फ्लुएंस, जीसस का इन्फ्लुएंस, रस्किन, थ्योरियो, टॉल्स्टॉय, मैक्स नार्डो, एडवर्ड कारपेंटर, इतने व्यक्तियों का प्रभाव गांधी के ऊपर था। इसके अलावा रूसो का भी प्रभाव था गांधी के ऊपर। एक कंसेप्ट है बेसिकली रूसो का, मैं बता ही देता हूँ, बात छेड़ दी है तो, कि अगर आपने जैसे यहाँ से चलना शुरू किया और आपने कोई गलत कदम ले लिया, अब आपको इसको सही करने के लिए इस जगह वापस ही आना पड़ेगा। मतलब समझो, आपने कुछ गलत किया नेचर के साथ, तो आपको पहले स्टेज पे वापस जाना पड़ेगा टू करेक्ट इट। ऐसा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है कि आप यहीं से कुछ ठीक कर दो, पहले आप यहाँ पे आओगे, उसके बाद ही राइट पाथ पर जा पाओगे अगर आप रॉन्ग पाथ पे चले गए हो तो। ठीक है, तो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ रूसो। इसके अलावा प्लेटो का भी प्रभाव था, सुकरात का भी प्रभाव था। तो ही वाज बेसिकली इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी थिंकर्स। गांधी ट्रेडिशनल सेंस में कोई थिंकर नहीं है जैसे थिंकर्स होते हैं, बट एक बहुत ही सक्सेसफुल पॉलिटिशियन, और कह सकते हैं मोस्ट सक्सेसफुल पॉलिटिशियन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो फिर भी जो विचार हैं वो किसी फिलोसोफर से कम भी नहीं है महात्मा गांधी के। सो एक एक करके उनके विचारों को पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट गांधीज क्रिटिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। यही स्पेलिंग होनी चाहिए, मैं स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत करता हूँ। जो पश्चिम सभ्यता है, या जिसको मॉडर्न सिविलाइजेशन भी कह सकते हो, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, एक ही बात है, गांधी जी इसके बहुत विरुद्ध थे। गांधी जी का कहना था ये जो सिविलाइजेशन है ये भौतिकवाद है, यानी मेटेरियलिज्म पे बेस्ड है।
ये सिर्फ बॉडी सेंट्रिक है, इसका चेतना से कोई लेना देना नहीं है, इसका नेचर के प्रति कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इस तरीके से कार्य करना है लोगों को, इससे प्रभावित मतलब जो ऐसी लाइफ जी रहे हैं ये सिर्फ चीज़ों को भोगना चाहते हैं, इनको सत्य से कोई लेना देना नहीं है। गांधी जी ने तो ये तक कहा है कि ये सिविलाइजेशन बेसिकली दिस हैज़ रेप्ड द नेचर, अलग अलग तरीके से व्यक्ति को लालची बनाया है सिविलाइजेशन ने बहुत ज़्यादा, इन आइडियाज़ ने। ये जो इम्पेरियलिज्म हुआ, जो कॉलोनीज बनी, चाहे भारत पे अटैक है, चाहे जो ब्रिटेन ने और यूरोप के देशों ने कॉलोनीज बनाई, दिस वाज द रिजल्ट ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। जो लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, दैट वाज बिकॉज ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ये सब आपको यहीं से सीखने को मिला है अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का मानना था कि ये जो सिविलाइजेशन है ना, इसमें एक एग्जाम्पल देते हैं वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का। कहते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है, इट इज लाइक अ प्रोस्टिट्यूट, इट इज लाइक ए स्टेराइल वुमेन। लोगों के पास कोई अधिकार नहीं है। जो एक दिन उनको राइट मिलता है वोट डालने का, रूसों से प्रभावित होके, ये रूसों के बारे में मैंने सेपरेट वीडियो नहीं बताया, लेकिन ये चीज़ मैंने किसी न किसी वीडियो में बताई थी कि रूसों भी ऐसा ही मानते हैं कि लोगों के पास सिर्फ एक दिन अधिकार होता है, बाकी फिर उनके पास कोई अधिकार नहीं है। जो पार्लियामेंट लीडर्स हैं वो सिर्फ अपने लिए ही कार्य कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। जो ब्रिटिश फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट है, लोगों के पास बहुत कम अधिकार है, सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रही है। मतलब जितना ऊपर जाओगे उतनी ज़्यादा पावर, हाईएस्ट पोस्ट पर हाईएस्ट पावर होगी। दैट इज वॉट वी कॉल्ड सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। गांधी जी इसके बिल्कुल विरुद्ध थे। उनका मानना था कि ये जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है ना, इसने एक इलीट ग्रुप क्रिएट किया है, इलीट ग्रुप क्रिएट हुआ है जो सिर्फ अपनी भलाई के लिए काम कर रहा है, वर्किंग फॉर देयर ओन। ना तो इनको दूसरे ह्यूमंस के बारे में कुछ परवाह है, ना दे आर केयरिंग अबाउट नेचर। इस प्रकार का सिविलाइजेशन है ये। इसके विपरीत भारत का जो ट्रेडिशनल सिविलाइजेशन था, वो गांधी जी इसके कंपैरिजन में बहुत अच्छा मानते हैं, और वो इंडियंस को कहते हैं कि इस सिविलाइजेशन की तरफ मत बढ़िए आप, वरना आप भी बर्बाद हो जाएंगे किसी न किसी तरीके से। ठीक है, इलीट ग्रुप, ह्यूमंस। गांधी जी कहते हैं कि जो इंडिया के ऊपर प्रभाव हुआ ना, जैसे कि रेलवेज, उसके बाद मेडिसिन, लॉ, ये तीन को डिस्कस करना चाहूँगा। इनके बारे में गांधी जी क्या सोचते थे। लोगों को मानना था कि जो रेलवेज है वो डेवलपमेंट का एग्जाम्पल है, कि भारत में जो ब्रिटिशर्स रेल लेके आए। गांधी जी का मानना था ये भी इस वेस्टर्न सिविलाइजेशन का ही रिजल्ट है, और ये भी हमारे लिए श्राप ही है एक तरीके से। क्योंकि रेलवे की वजह से क्या हुआ है, आर्टिफिशियल फेमाइंस क्रिएट हुए हैं। मतलब समझिए आराम से, रेलवे ने बहुत दूरी को कनेक्ट कर दिया है आपस में। अब जो लालची लोग हैं वो क्या करते हैं, जैसे उन्होंने खेती की, वो अपने यहाँ पे सामान नहीं बेचेंगे, जितना भी अनाज होगा वो जहाँ पर ज़्यादा दाम मिल रहा होगा वहाँ पे जाके बेच देंगे सामान को। इस जगह का क्या हुआ, बहुत हाई चांसेस हैं कि यहाँ पे फेमाइन क्रिएट होगा, आर्टिफिशियल फेमाइन बेसिकली। अब ये नेचुरल तो है नहीं, नेचर ने तो आपको ठीक ठाक अनाज दिया था, आपने उसको जाके दूसरी जगह बेच दिया। यहाँ का क्या होगा, यहाँ के लोग क्या खाएंगे? बिकॉज ऑफ रेलवेज दिस हैपेंड। डिसीज का ट्रांसफर शुरू हुआ है बिकॉज ऑफ रेलवेज, एक जगह से दूसरी जगह। इसके बाद जो मेडिसिन है, ब्रिटिश मॉडर्न मेडिसिन है, मेडिसिन को लेके गांधी जी के विचार ये थे कि जो इंग्लिश दवाइयाँ हैं ना, दे क्योर ओनली सिम्टम्स, इनको डिसीज से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ सिम्टम खत्म करती हैं, दे डू नॉट क्योर द डिसीज। एक स्टोरी है, अब ये सच है कि नहीं मुझे नहीं पता, ऐसा माना जाता है गांधी जी के पुत्र शायद अब बीमार पड़े थे, तो गांधी जी ने मेडिसिन लेने से उनको मना कर दिया था कि नहीं, ये तुम्हारे पापों का परिणाम है जो तुम भुगत रहे हो। और जो गांधी जी इस बात में बहुत मानते थे कि कर्मा हिट्स बैक, तो बिकॉज ऑफ योर सिंस यू आर बेसिकली सिक, तो जब तक तुम वो नहीं भुगत लोगे सारा परिणाम, तब तक तुम ठीक नहीं होगे। गांधी जी के संबंध इस चीज़ से खराब भी हुए थे अपने पुत्र के साथ। तो ये उनकी व्यूज थे मेडिसिन को लेके। लॉ को लेके गांधी जी क्या सोचते थे कि जो लॉयर्स हैं ना, उनको न्याय व्याय नहीं दिलवाना। गांधी जी खुद एक लॉयर थे,
वकील से न्याय से लेना देना नहीं है, सिर्फ अपने पर्सनल इंटरेस्ट में दे आर टेकिंग द केस, दे आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन गिविंग द जस्टिस टू द पीपल। न्याय दिलवाने में उनका कोई सहायता नहीं कर रहे हो। कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी थे वेस्टर्न सिविलाइजेशन के, जिसको गांधी जी मानते थे कि कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं जिनको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। पहला, सर्च फॉर ट्रुथ। रेस्टलेस सर्च फॉर ट्रुथ, कि जो पश्चिम सभ्यता है ना वो सत्य की खोज में बहुत तेजी से पागल है। मतलब विज्ञान की प्रोग्रेस को बेसिकली वो कह रहे थे कि जो विज्ञान जितना डेवलपमेंट कर रहा है दैट इज फॉर द सर्च ऑफ ट्रुथ। ये अच्छी चीज मानते थे गांधी जी वेस्टर्न सिविलाइजेशन में। सेकेंड थिंग वॉज, क्या था मैं भूल गया, वेल ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी। कि जो सोसाइटी थी ना, बिकॉज ऑफ दिस सिविलाइजेशन, दिस डेवलपमेंट इन साइंस, ऑर्गेनाइज्ड वे में चल रही थी बहुत ज़्यादा। कंट्रोल ओवर नेचर, उनका मानना था कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है दिस ट्राई टू पुट द कंट्रोल ओवर नेचर, इट शुड नेचर, they want to control nature fully, it should be according to the humans। ये पॉजिटिव एस्पेक्ट थे अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी वेस्टर्न सिविलाइजेशन के। इन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बाद भी गांधी क्रिटिसाइज करते थे क्योंकि ये बहुत कम है और जो डिमेरिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अब चलो ठीक है, गांधी ने क्रिटिसाइज किया जो किया, ठीक है। आप लोग बताइए, जो जिस स्तर पे पॉल्यूशन है इस वर्ल्ड में, जिस स्तर पे जो स्पीशीज़ हैं वो एक्सटिंक्ट हुई हैं, जिस स्तर पे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं या फिर जितने भी क्लाइमेट चेंज कंडीशंस बन रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस कर्ज की वजह से नहीं बन रही। मैं तो शराब ही बोलूँगा इसको, मॉडर्न सिविलाइजेशन को। जो सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशन किया जिन देशों ने, वो सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित थे, अमेरिका, यूरोप। और अब क्योंकि इंडिया में भी ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ चुके हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन, चाइना में भी बहुत ज़्यादा आ चुका है डेवलपमेंट, तो अब ये लोग पीक पे हैं मतलब कार्बन एमिशन में। जो पाथ दिया है ना डेवलपमेंट का मॉडर्न सिविलाइजेशन ने, वो इतना बेकार है कि कोई भी देश अगर विकसित होना चाहेगा तो वो एक सर्टेन अमाउंट पे जाके दुनिया को प्रदूषित करेगा अकॉर्डिंग टू मॉडर्न सिविलाइजेशन। भौतिकवाद, दैट इज कॉल्ड मटेरियलिज्म, कंज्यूमरिज्म, ईगोसेंट्रिक मैन, ये सारा किसकी देन है? मॉडर्न सिविलाइजेशन की ही तो देन है। सो गांधी क्रिटिसाइजेस दैट। इससे पहले जिन लोगों ने क्रिटिसाइज किया ना, उन्होंने इतना मतलब इतना कंसेप्चुअली इतना अच्छे से वेल स्ट्रक्चर्ड वे में क्रिटिसिज्म नहीं दिया था। अच्छा, सबसे फैक्ट की बात जो मैंने देखी है पिछले कुछ दिनों में, भारत देश में जो लोग मॉडर्न सिविलाइजेशन को क्रिटिसाइज करते हैं वो महात्मा गांधी को भी क्रिटिसाइज करते हैं। बिकॉज ऑफ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, मैंने लेक्चर के शुरू में ही बताया, अगर उनको पता होता कि जो बात वो कह रहे हैं वो बात महात्मा गांधी बहुत पहले कह चुके हैं कि ये गलत है, ये एनवायरनमेंट को लेके गलत है, ये ह्यूमंस को लेके गलत है, ये हर तरीके से गलत है, ये अर्थ के लिए गलत है, तो शायद वो क्रिटिसाइज नहीं करते। खैर, दिस वाज हिज व्यू ऑन वेस्टर्न सिविलाइजेशन। इसके बाद लेट्स डिस्कस हिज कंसेप्ट ऑफ स्टेट। कुछ 2-3 बेसिक टर्म्स हैं जिनको डिस्कस कर लेते हैं। ट्रुथ, सत्याग्रह, नॉन वायलेंस, सर्वोदय एंड स्वराज। ये बेसिकली गांधी का आइडिया है। गांधी जी मानते थे कि सब लोग ट्रुथ के सर्च में तो निकल चुके हैं, एब्सोल्यूट ट्रुथ के, लेकिन ट्रुथ पता किसी को नहीं है। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी जो अल्टीमेट ट्रुथ है दैट इज गॉड, मोरालिटी, नैतिकता, भगवान, नैतिकता, नैतिक नियम, मोरल लॉज एंड कोड्स। इन चीज़ों को जो फॉलो करेगा वो अल्टीमेटली विल लीड टू द ट्रुथ। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, अगर आप ट्रुथ की खोज में निकले हैं तो यू शुड बी लाइक दैट कि आपकी प्रेजेंस में किसी को हार्म फील ना हो। कितनी बड़ी बात है ये। आपको अपना जीवन ऐसे जीना है कि आपकी वजह से किसी को खतरा महसूस ना हो। दैट वाज द व्यू ऑफ महात्मा गांधी।
तो ये व्यूज़ क्या किसी फिलोसोफर से कम है? ऐसे व्यूज़, हाँ ओरिजिनल नहीं है, उन्होंने भी कहीं ना कहीं से पढ़ा है और उसको कोट किया है, बट बहुत जगह से इन्फ्लुएंस होकर ही गिव समथिंग वेल स्ट्रक्चर्ड. सो दिस वॉज अबाउट द ट्रुथ. सत्याग्रह 2 वर्ड से मिलकर बना है, सत्य और आग्रह, मतलब सत्य के लिए आग्रह. और हमें बिल्कुल बुराई का साथ नहीं देना है, हमेशा सच के साथ खड़ा होना है, और उसके लिए हमें कितनी भी कठिनाइयां झेलनी पड़े, वी हैव टू डू दैट, वी हैव टू फेस दैट. सत्याग्रह 2 चीजों से ही होना चाहिए. सत्य के लिए होना चाहिए पहला तो, दूसरा इट शुड बी कंप्लीटली बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस. नॉन वायलेंस, हथियार नहीं उठाने इसके लिए. अब ऐसा क्यों? एक थिंकर है, वेस्टर्न थिंकर, मैंने पढ़ाए हैं एक वीडियो में, मैकियावेली. मैकियावेली कहते थे एंड जस्टिफाइज मीन्स. मतलब प्रोसेस से कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो रिजल्ट निकला है दैट इज अ मैटर ऑफ फैक्ट ओनली. गांधी जी इसके बिल्कुल विरुद्ध थे. गांधी जी कहते थे नहीं, जो प्रोसेस होना चाहिए वो अपने आप में जस्टिफाइड होना चाहिए. इट शुड बी बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस, इट शुड बी बेस्ड ऑन ट्रुथ. उनके जो मूवमेंट हुए जितने भी, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट में तो काफ़ी वायलेंट फेज आ गया था. लास्ट तक जाते जाते उनके हाथ से लीडरशिप निकल गई थी, लोगों ने सुनना बंद कर दिया था. जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था उसमें जैसे ही थोड़ी बहुत हिंसा आई, चौरा चौरी कांड जो हुआ, चौरा चौरी कांड था, गोरखपुर में हुआ था, उन्होंने मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया कि नहीं, अब नहीं, ये हाथ से निकल गया है, दोबारा ट्रेनिंग देनी पड़ेगी. गांधी जी इस चीज में मानते थे जैसे वॉर होता है, जो ट्रेडिशनल वॉर, उसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, हथियारों से युद्ध लड़ा जाता है. तो जो हम जिस आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं वो अहिंसा के थ्रू, तो हमें भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है. अब जब उनको ऐसा दिखाई दिया कि हमारे हाथ से निकल रहा है ये मूवमेंट, जब ये अहिंसा से दूर हिंसा की तरफ जा चुका है, तो उन्होंने बंद कर दिया पूरा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट. एम एन रॉय, अगले वीडियो में आई एम गोइंग टू गिव यू डिटेल्स अबाउट एम एन रॉय. एम एन रॉय इस बात को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं. खैर उनके वीडियो में बात करेंगे, क्रिटिसिज्म ऑफ महात्मा गांधी. बेसिकली वो कह रहे हैं कि गांधी जी ने सिर्फ इसलिए मूवमेंट बंद कर दिया क्योंकि जो लीडरशिप है वो उनके हाथ से दूर जा रही थी, अब वो मासेस के हाथ में जा रही थी लीडरशिप. तो दिस वॉज हिज क्रिटिसिज्म. बट ठीक है, हाँ उनका मानना था कि जैसे ट्रेडिशनल वॉर के लिए ट्रेन होता है वैसे ही वी हैव टू ट्रेन फॉर नॉन वायलेंट वॉर. ठीक है, इस तरीके से हमको लड़ना है. गांधी जी क्रिटिसाइज्ड मैकियावेली. पाप से घृणा करनी है, पापी से नहीं. अंग्रेजों से भी घृणा नहीं करनी है, उनके इस नेचर से घृणा करनी है, इंपीरियलिस्ट नेचर जो है, एक्सप्लॉयटेशन का जो नेचर है. अब गांधी जी, स्वराज एक वर्ड आप लोगों ने बहुत सुना होगा. गांधी जी से पहले बाल गंगाधर तिलक इसके बारे में बहुत कुछ कह के गए थे. गांधी जी ने भी उसी चीज को एक्सटेंड किया. स्वराज का इंडिविजुअल लेवल पे मतलब क्या था? फ्री फ्रॉम एवरी एवल, बेसिकली खुद में सेल्फ सफिशिएंट होना फॉर द प्रोडक्शन. गांधी जी एक बात बोलते थे, स्वराज 3 टर्म्स में वी आर गोइंग टू डिस्कस. पॉलिटिकल लेवल पे, पॉलिटिकली स्वराज मीन्स कि यू शुड नॉट बी रूल्ड बाय एनी एक्सटर्नल पावर. योर स्टेट, योर कंट्री शुड बी फ्री ऑफ एक्सटर्नल पावर. इकोनॉमिक लेवल पर बेसिकली कि आप खुद में सेल्फ सफिशिएंट हों. एक टर्म है, आपने सुना होगा आप सबने, मास प्रोडक्शन. गांधी जी इस चीज के फेवर में नहीं थे. इसके विपरीत गांधी जी कहते थे प्रोडक्शन बाय मासेस. गांधी जी इसको फेवर करते थे. मास प्रोडक्शन इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल थिंग. प्रोडक्शन बाय मासेस इज द बेस्ट थिंग दैट इंडिया कैन हैव. इसीलिए गांधी जी मशीन, चरखा एक सिंबल के तौर पे उन्होंने यूज किया था. ऐसा नहीं था कि वो मतलब इसको ऐसे बोल रहे थे कि सब कुछ इसी से करो. एक सिंबल था जो मॉडर्न मशीन्स के विरुद्ध था कि इससे कपड़े बनाओ, मास प्रोडक्शन करो. प्रोडक्शन बाय मासेस मतलब बहुत सारे लोग मिलकर प्रोडक्शन करें. बहुत सारा प्रोडक्शन नहीं चाहिए कि मशीन लगाई और तुरंत. एक तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है, दूसरा पॉल्यूशन हो रहा है,
और तीसरा जो ग्रीड है लोगों की वो बढ़ रही है, लोग अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन नहीं कर रहे, वो ग्रीड के अकॉर्डिंग ये चीज बढ़ा रहे हैं, और दैट इज इनडायरेक्टली इंपैक्टिंग द एनवायरमेंट, दैट इज इनडायरेक्टली इंपैक्टिंग द क्लाइमेट। ठीक है, अब स्टेट के बारे में क्या सोचते थे? स्वराज तो बोल दिया मैंने कि ये क्या है, कंसेप्ट ऑफ स्टेट, कैसा होना चाहिए राज्य। एक फीचर तो मैंने बता ही दिया, सोवरेन होना चाहिए। सोवरेन मीन्स फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे भारत तब गुलाम था, कि जो राज्य है, जो भारत के जो जितने भी भारत के निर्णय हैं भारत को लेके, वो सारे के सारे किसी और देश के द्वारा लिए जा रहे हैं। दूसरा कंसेप्ट था फेडरल स्टेट। अब ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी का मानना था कि जो राज्य होना चाहिए, जो देश होना चाहिए, उसमें जो सबसे ज़्यादा पावर होनी चाहिए वो सबसे लोअर लेवल की गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए, यानी ग्राम पंचायत। एक सेकंड में डिटेल में समझाता हूँ ये आपको, थोड़ा इसको हटा देते हैं। वैसे फेडरलिज्म के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो 2 बना रखे हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं अगर आपको डिटेल में पढ़ना है। फेडरल स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्म क्या होता है? बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ग्राम पंचायत, या फिर म्युनिसिपैलिटीज, अर्बन लोकल बॉडीज, रूरल बॉडीज। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास सिर्फ उतनी ही पावर होनी चाहिए, जैसे कि बाहर के देशों से बातचीत हो गई, और जो बहुत माइन्यूट, जितना कम से कम पावर हो सकती है इसके पास उतनी होनी चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट के पास जो उसके लिए नेसेसरी पावर्स हैं बस उतनी होनी चाहिए। जो मैक्सिमम पावर है वो लोवेस्ट लेवल की गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, एकदम ग्रास रूट लेवल की जो गवर्नमेंट है, दैट इज ग्राम सभा। अब ऐसा क्यों? अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, सेंट्रल गवर्नमेंट में एक व्यक्ति डिसीजन लेगा, वो सबको फॉलो करना पड़ेगा, तो स्वराज कहाँ हुआ? अभी भी तो किसी ना किसी को गुलाम ही हो गए। ग्राम पंचायत में जो मैक्सिमम लोग हैं वो सब मिलके डिसाइड करेंगे, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन का बेस्ट मॉडल गांधी जी ने बताया है। ऐसा नहीं कि गांधी वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने ये मॉडल दिया, लेकिन हाँ, बहुत ही इंप्रेसिव बात है, ये बहुत ही अच्छी बात है कि सारे लोग मिलके खुद डिसाइड करेंगे। ह्यूमन नेचर को लेके गांधी जी का मानना था, प्लेटो और सुकरात से बेसिकली वो प्रभावित थे, कि मैन बाय नेचर सोशल और पॉलिटिकल तो है, ये नेगेटिव सेंस में नहीं है, इट इज इन पॉजिटिव वे। सोशल का मतलब था फॉर महात्मा गांधी कि व्यक्ति वो कोई भी काम नहीं करेगा, ही विल नॉट डू अ वर्क जो सोसाइटी के लिए गलत हो, वो अपने आप को ऐसे काम करने से रोकेगा जो समाज के लिए गलत है हर तरीके से। पॉलिटिकल का मतलब था कि जो व्यक्ति है वो अपने लिए चूज करना जानता है पॉलिटिकली के लिए, उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, और वही समाज वाली बात आ जाएगी कि वो सोसाइटी के अगेंस्ट ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो सोसाइटी के हित में ना हो। ठीक है, ये पॉजिटिव वे में देखते थे दोनों को, तो इसीलिए उनका मानना था जो ग्राम पंचायत से उधर मैक्सिमम पावर होनी चाहिए। अंबेडकर इसके विपरीत सोचते थे एकदम। मैंने ये अंबेडकर वाले वीडियो में शायद ये बात बताई है, जिन्होंने नहीं देखा वो अब सुन लो, कि ग्राम पंचायत जो है ना वो कास्टिज्म का घर है। मतलब सबसे ज़्यादा कास्टिज्म अगर कहीं होता है तो वो गांव में होता है। अगर उनके हाथ में पावर बढ़ जाएगी, मतलब ऐसा एब्सोल्यूट पावर मिल रही है, बहुत सारी पावर मिल रही है अगर गांव के पंचायतों को, तो जातिवाद और बढ़ेगा। और ये सत्य भी आज हमें देखने को भी मिलता है बहुत ज़्यादा। बहुत जगह तो ऐसा देखा गया है कि अगर कोई सीट महिला के लिए आरक्षित है तो जो प्रधान जी बनते थे उनकी ही पत्नी को खड़ा किया गया इलेक्शन में, और वो फिर प्रधानपति कहलाते हैं। ऐसा कंसेप्ट, सरकार ने कोई ऐसी पोस्ट नहीं दी है प्रधानपति नाम की, लेकिन समाज में चलती है। महिलाओं के साथ अन्याय हुआ। अगर ये मैं फैक्ट की बात बता रहा हूँ जो मैंने खुद ने ऑब्जर्व की है, जैसे कोई सीट ऐसी है जो दलितों के लिए है, ओबीसी के लिए है, तो एक ये व्यक्ति है जो प्रधान बनने के लिए एस्पायर कर रहा था, बट ये किसी ऐसे वर्ग से है जिसको रिजर्वेशन नहीं है, तो ये अपना ही कैंडिडेट उतार देता है। मतलब
पपेट दलित को बिठाएगा प्रधानी पे और ये ही एक्चुअल प्रधान कहा जाएगा। एक्चुअल डिसीजन सारे यही व्यक्ति ले रहा होगा। इन केस ऑफ वुमेन, इन केस ऑफ दलित, इन केस ऑफ ओबीसी, यही व्यक्ति ही विल डिसाइड, ही विल रूल द पंचायत। ठीक है, तो ये अंबेडकर के व्यूज थे। दोनों की अपनी अंडरस्टैंडिंग थी ग्राम पंचायत को लेके। किसी को गलत या सही कहना मेरे हिसाब से बहुत सही बात नहीं होगी। डिमेरिट्स हैं इसके भी और मेरिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं कि जो व्यक्ति लड़ रहे हैं आज़ादी के लिए, उनको ही अगर आज़ादी नहीं मिली, उनको ही डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिला, तो वो लड़ क्यों रहे? तो दिस वाज द रीज़न कि क्यों चाहिए था उनको बेसिकली फेडरल स्टेट। एक और स्टेट चाहते थे वो, सेकुलर स्टेट। सेकुलरिज्म एज अ टॉपिक जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर वीडियो बनाऊंगा उसमें डिटेल में डिस्कस करूंगा। बट गांधी जी ऐसा चाहते थे कि जो रिलीजन है ना, ऐसा मानते थे कि ये बहुत ही पर्सनल है, ये बहुत ही व्यक्तिगत है, इसका समाज से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। स्टेट सेकुलर होना चाहिए, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होना चाहिए और ना ही स्टेट किसी रिलीजन के खिलाफ होना चाहिए बहुत ज़्यादा कि नहीं। अब ये भी बात मैंने मनुस्मृति वाले वीडियो में बताई थी कि गांधी जी धर्म के बारे में ऐसा कहते थे कि धर्महीन राजनीति मृतक देह के समान है, पॉलिटिक्स विदाउट ड्यूटी इज लाइक डेड बॉडी। अब कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो गांधी जी धर्म को लाना चाहते थे राजनीति में, विरोध करते हैं जो लेफ्ट विंग के लोग हैं कि नहीं गांधी जी धार्मिकता को लाना चाहते थे। उनका धर्म शब्द से मतलब था ड्यूटीज, कर्तव्यों को लेके था। धर्म का मतलब वो नहीं था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सब नहीं था। तो गांधी जी बेसिकली सेकुलर स्टेट चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबरी हो, सभी को बराबर अधिकार मिले, चाहे वो डिसीजन मेकिंग की बात हो, चाहे वो पढ़ाई की बात हो, किसी भी प्रकार से। ठीक है, इसके बाद एक कंसेप्ट आता है, कंसेप्ट ऑफ राम राज्य। बड़ा ही ये वर्ड यूज होता है, पिछले 10-12 सालों से तो बहुत ज़्यादा यूज होता आ रहा है कि इंडिया में राम राज्य आ गया। गांधी का राम राज्य क्या था बेसिकली वो पढ़ते हैं, पॉलिटिकली नहीं जाएंगे हम, अभी क्या चल रहा है। राम राज्य एक आइडल स्टेट था गांधी के लिए। कुछ थिंकर्स ने, पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने इसको यूटोपिया भी बोला है कि ये सिर्फ कल्पना में हो सकता है, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। एक आइडल कंडीशन जिसमें सभी लोग खुश हैं, सभी लोग अपने अनुसार, अपनी चेतना के अनुसार कार्य कर रहे हैं। अच्छा, राम राज्य को लेके जो ओशो के व्यूज हैं वो एकदम गांधी से अलग हैं। आप लोग कभी सर्च करना कि ओशो क्या सोचते हैं राम राज्य के बारे में। ठीक है, एक ऐसा स्टेट जिसमें सभी लोग सुखी हैं, सभी लोग अपनी कॉन्शियसनेस के, अपने रीजन के दम पे काम कर रहे हैं, उन पे किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बेसिकली स्टेट है तो, लेकिन स्टेट लेस सोसाइटी है, स्टेट गवर्न नहीं कर रहा, किसी भी तरीके से उनकी आज़ादी को छीन नहीं रहा है स्टेट। दैट इज व्हाट गांधी कॉल्ड द राम राज्य। अब एक वर्ड है जो मैंने लिखवाया है, सर्वोदय। दो शब्दों से मिलकर बना है। सर्व यानी सब, उदय मतलब सब, सर्वोदय, सर्व और उदय, सबका डेवलपमेंट। सोसाइटी ऐसे वर्क करे, गवर्नमेंट ऐसे वर्क करे कि सोसाइटी के हर व्यक्ति का, माइनॉरिटी हो मेजॉरिटी हो, दोनों के ही हित में काम हो, सबका डेवलपमेंट हो। एक कंसेप्ट था यूटिलिटेरियनिज्म। इसका अर्थ था कि सोसाइटी को ऐसे काम करना चाहिए। बेंथम जो थे उन्होंने इस कंसेप्ट को दिया था कि जो गवर्नमेंट है उसको ऐसे काम करना चाहिए कि मैक्सिमम लोगों को मैक्सिमम खुशी मिले। गांधी जी इसके विरुद्ध थे, वो कहते थे नहीं, वो खुशी अगर माइनॉरिटी के दुख दे के मिल रही है तो वो एकदम बेकार है, एकदम दो कौड़ी की खुशी है वो। ना ही गवर्नमेंट को ऐसा होना चाहिए कि जो मेजॉरिटी के अगेंस्ट जाके काम करे, ना ही मेजॉरिटी के अगेंस्ट, ना ही माइनॉरिटी के अगेंस्ट, ना ही ये वाला प्रिंसिपल यूटिलिटेरियनिज्म। सबका साथ सबका विकास, कि हर प्रकार से सबका विकास होना चाहिए। गांधी जी ने बैलेंस रिव्यू दिया है, इन तीनों में से किसी चीज को फेवर नहीं किया है उन्होंने। तो दिस वॉज सर्वोदय, दिस वॉज द होल कंसेप्ट अबाउट महात्मा गांधी, सत्य अहिंसा के पुजारी। अब आज का जो समाज है, आज जैसा हम लोग देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज को लेके, धार्मिक कट्टरता को लेके, इंटरनेशनल लेवल पे, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर हो, चाहे इजराइल फिलिस्तीन, इजराइल ईरान का कंसेप्ट हो, अमेरिका भी एक आध जगह लड़ता ही रहता है, चाहे वो अमेरिका चाइना का ट्रेड वॉर हो, इंडो चाइना इंडो पाकिस्तान वॉर हो, कहीं ना कहीं
मॉडर्न सिविलाइजेशन का जो ईगो सेंट्रिक कॉन्सेप्ट है, या फिर जो बेसिकली एक मन में छवि बैठी है फॉर वायलेंस, कि नहीं इससे जीता जा सकता है, इससे तुरंत इंस्टेंट जीत मिल जाएगी, कहीं ना कहीं उसी का परिणाम नहीं है ये सब। तो जो गांधी की थ्योरी है वो तब भी रेलिवेंट थी और अभी भी, अब तो शायद ज़्यादा रेलिवेंट है कंपेयर टू दैट टाइम। ऐसे सोचो कि क्लाइमेट चेंज तब तो उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन अब वही सिविलाइजेशन की वजह से हम किस स्तर पे आ गए हैं। एक अनुमान है कि 2040 तक भारत की 10 या 11% GDP सिर्फ क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट को मिटिगेट करने में जाएगी। मतलब जो प्रलय आएंगे भारतीय समाज में, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो डिजास्टर्स आएंगे, उनको झेलने के लिए 10-11% GDP जाएगी। मतलब 5 ट्रिलियन बनी तो 0.5 ट्रिलियन सिर्फ इसी में जाएगी। और 2070 तक जाते जाते ये GDP 40% तक खर्च होगी बेसिकली इस चीज़ को लेके। तो आपको नहीं लगता कि गांधी की रेलिवेंसी कम नहीं हुई है? आज भी अगर हम इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करें तो बहुत सारी प्रॉब्लम से वी कैन सेव अस, वी कैन सेव अवर सेल्फ, वी कैन सेव ह्यूमैनिटी। मैं ये नहीं बोल रहा कि अर्थ को बचा लेंगे, क्योंकि अर्थ तो बची रहेगी, हम लोग खत्म हो जाएंगे बेसिकली। इतनी ताकत या इतनी औकात नहीं है ह्यूमन बींग्स की कि प्रकृति को ही खत्म कर दें। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट महात्मा गांधी। और भी बहुत सारी चीज़ें गांधी के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स में मैं नहीं गया कि कैसे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट लीड किया, कैसे CDM लीड किया, वो अलग चीज़ है। बेसिकली हमने पॉलिटिकल थिंकिंग उनकी डिस्कस की है। अगले वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट MN रॉय। तब तक के लिए बाय बाय।